नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कल जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोग ने लास्ट जो है वो पावर ट्रायंगल के बारे में समझ लिया था। इस लेक्चर पे आने से पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर के थ्रू ही आइएगा, तब आप लोग आराम से कनेक्ट कर ले जाएंगे। और वो चीज़ जिसका कॉन्सेप्ट आपके पास कभी ना बना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी सीरीज़ जो है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ये उनके लिए भी है जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आगे पढ़ रहे हैं ईयर्स में। क्योंकि अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका क्लियर नहीं होगा, अगर आपका फाउंडेशन गड़बड़ है, तो फिर उसके ऊपर आप कुछ भी डालोगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए आप इस लेक्चर के थ्रू जाइए, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात कीजिए और जितना हो सकेगा हर संभव क्वेश्चन का मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आगे हमारी यात्रा बढ़ेगी और अब हम आएंगे क्वालिटी फैक्टर के ऊपर। क्या होता है क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर जानने से पहले हम पावर फैक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि हम लोग पावर फैक्टर के बारे में कल बात कर चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा सा सुन लीजिए। हमने आपसे कल क्या कहा था कि हमारे पास लोड जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। किन किन टाइप के होते हैं? आर टाइप होता है, एल टाइप होता है और सी टाइप होता है। तीन टाइप के लोड होते हैं। लेकिन और पावर फैक्टर हम लोग क्या करते हैं, उसकी रजिस्टिविटी चेक करते हैं। लोड कितना रजिस्टिव है, यानी कितना रजिस्टिविटी की तरफ है। लेकिन क्योंकि हमारी पूरी की पूरी सप्लाई ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है, ये ट्रांसफार्मर को लिखने का स्टाइल होता है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर एक इंडक्शन मशीन है, इसी वजह से इंडक्टिविटी हमेशा हाई रहती है। और लोड की रजिस्टिविटी बनाए रखने के लिए हमको इंडक्टिविटी को कम करना पड़ता है। इंडक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग कैपेसिटिविटी बढ़ाते हैं, तो कैपेसिटिविटी इंडक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर देती है और लोड रजिस्टिविटी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 90% से ज़्यादा लोड इंडक्टिव होते हैं, तो इसी तरह से एक और कंपोनेंट पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? किसी भी वायर का, किसी भी इक्विपमेंट में इंडक्टेंस वाला टर्म कितना है, यानी इंडक्टर का जो टर्म है, एल वाला टर्म कितना है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है वो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। मतलब किसी कोई मशीन है, इसकी इंडक्टिविटी रजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी फैक्टर के ऊपर। ठीक है, मान लो इसीलिए क्वालिटी फैक्टर का जो रेशियो होता है ये भी एक रेशियो ही है पावर फैक्टर की तरह। तो क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, एक्सएल और आर के बीच में। एक्सएल का फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह से पता है क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, और एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सएल का एक्सी का। ठीक है ना, यानी जो आपका रिएक्टेंस है, कौन सा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच के रेशियो को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता था, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के बीच के रेशियो को पावर फैक्टर कहते थे। और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच के रेशियो को क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि क्यू एफ क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट द एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल अपॉन आर, ये होता है आपका क्वालिटी फैक्टर। ओमेगा की वैल्यू भी होती है, जहां पर ओमेगा है आपका, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, 2 पाई एफ ओमेगा की वैल्यू होती है। जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको 2 पाई से गुणा करता है। 2 पाई वृत्त की परिधि का जो होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था, इसी वजह से 2 पाई मतलब 360 पूरा एक गोला। ठीक है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसलिए एंगुलर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसी वजह से हम फ्रीक्वेंसी को जब हम एंगुलर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनाता है। ठीक, 2 पाई मतलब ओमेगा, ये है आपका क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर की अगर वैल्यू आपसे कही जाए कि एक इक्विपमेंट है जिसका पावर फैक्टर 80% है, 80% है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर फैक्टर प्योरली रजिस्टिव ना होकर 80% रजिस्टिव लोड है, 80% रजिस्टिव लोड है। समझ में आ रही बात? अगर पावर फैक्टर उसका 100 है, यानी 1 है, अगर पीएफ 1 है उसका, यानी 100% है अगर, तो इसका मतलब लोड पूरी तरह से रजिस्टिव है, यानी टोटली रजिस्टिव है, आर है। क्लियर? ये लोग कल भी कह चुके थे। अगर हम पावर फैक्टर को
हम लोग पावर के टर्म में समझें, पावर फैक्टर को अगर पावर के टर्म में समझें तो पावर के बारे में हमने आपको बताया था कि S = P + JQ होता है, J या I जो भी हमने लिया हो, I लिया था तो I रख लीजिए, IQ ये बताया था। ये होता है आपका एपरेंट पावर, एपरेंट ये क्या था आपका, इसी को एपरेंट पावर, इसी को टोटल पावर भी बोलते हैं, टोटल पावर। ये क्या था आपका एक्टिव पावर, इसी को रियल भी बोलते हैं, रियल पावर, और इसी को ट्रू पावर भी बोलते हैं, ट्रू पावर। और Q क्या था आपका, रिएक्टिव पावर। अब देखो कोई भी इक्विपमेंट या वायर अगर उसके पावर फैक्टर cos फाई 80% है तो इसका मतलब है कि जितनी भी पावर उसको तुम दोगे उसका 80% वो एक्टिव पावर में यूज करेगा और 20% वो अपरेंट पावर में यूज करेगा, यानी 80% उसका वो एक्टिव पावर में यूज करेगा। अगर उसका पावर फैक्टर 90% है तो वो उसका 90% एक्टिव पावर में यूज करेगा। और आप लोग को हमने कल ही बताया था हमारे पास जो जरूरी पावर है जिसका हम यूज करते हैं वो एक्टिव पावर ही होती है, इसीलिए इसी को ट्रू पावर कहा जाता है। यही पावर हम यूज करते हैं, VI cos फाई, ये VI cos थीटा। फाई मतलब फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब फाई रखिए, थीटा रखिए, जो मन करे वो मान लीजिए। क्लियर है? तो पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही एक्टिव पावर होगा, और एक्टिव पावर का ही मेनली हमको यूज करना होता है। रिएक्टिव पावर तो एक तरह से आपके काम का नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो कोशिश ये रहती है पावर फैक्टर 100 के आसपास रहे, 100% के आसपास रहे। अगर हम इसको पॉइंट्स में बोलेंगे तो पावर फैक्टर अगर 80% है तो इसका मतलब वैल्यू है 0.8, अगर पावर फैक्टर 90% है तो 0.9, अगर 100% है तो 1। क्लियर? क्वालिटी फैक्टर आप लोग समझ गए, पावर फैक्टर आप लोग समझ गए। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार। न्यूमेरिकल है आप लोगों का, अ कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम। हम पूरा न्यूमेरिकल लिख नहीं सकते, टाइम वेस्ट होगा। 7 ओम का रेजिस्टेंस है एक कॉइल का, अ कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 31.8 मिली हेनरी, एंड इंडक्टेंस ऑफ 31.8 मिली हेनरी, इंडक्टेंस यानी L, अगर रिएक्टेंस बोलते तब X होता, XL, ठीक है ना। 31.8 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, 230 वोल्ट से कनेक्टेड है, यानी वोल्टेज, ठीक है, हो गया। एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई, और फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है जो दिया जा रहा है हर चीज लिख लो, भले तुमको समझ में आता फिर भी लिख लो उसको। कैलकुलेट अब निकालना है। पॉइंट वन है आपका सर्किट करंट, सर्किट करंट, सर्किट करंट। पॉइंट टू क्या है आपका, फेज एंगल, फेज एंगल। पॉइंट 3 क्या है आपका, पावर फैक्टर, एंड पॉइंट 4 पावर कंज्यूम्ड। पॉइंट 3 है आपका पावर फैक्टर, एंड पॉइंट 4 है पावर कंज्यूम्ड। इतनी चीजें निकालनी है आपको, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, फर्ज करो जैसे इसमें R है, L है, सब दिया हुआ है, तो बना लेते हैं। R है, L है, AC सप्लाई है भाई, क्योंकि अब हम लोग AC की ही बात कर रहे हैं, तो R तुम्हारा 7 ओम है। ये जो L दिया रहता है ना, यहाँ पर XL की वैल्यू देनी चाहिए, XL की, इन्होंने सिर्फ L की वैल्यू दी है। तो XL और L में क्या संबंध होता है हम बता चुके हैं तुम लोगों को, XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई f इंटू L, तब जाके XL निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ XL की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो लिखेंगे। वोल्टेज होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और साथ में इसमें करंट, सर्किट करंट है, सर्किट करंट नहीं दिया गया है, इसमें सर्किट करंट फ्लो हो रही है I,
ठीक है, क्लियर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज को अच्छी तरह से समझ लो, बहुत अच्छी तरह से। सर्किट करंट सीरीज में जा रही है, जो करंट यहां से जा रही है वो करंट इससे भी पास होगी और इससे भी पास होगी, क्लियर है ना, ठीक है। इसमें से जो करंट पास होगी, सेम करंट पास होगी, ये भी और ये भी, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग को अच्छी तरह से पता है, ओम का नियम फॉर्मूला क्या बनाता था, अब जरा हम लोग इसको सॉल्व कर ले। ओम का नियम फॉर्मूला बनाता था V इक्वल टू आई आर तब जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, लेकिन जब रेजिस्टेंस के अलावा कोई भी और चीज हो, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, तो R की जगह Z हो जाता है। और Z की वैल्यू हम लोग को पता है, कल ही हम लोग ने पढ़ी थी। Z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां X क्या होता है, अगर इंडक्टर है तो ओनली XL, अगर ओनली कैपेसिटर है तो XC, अगर दोनों है तो XC माइनस XL या XL माइनस XC, ठीक है ना। V इक्वल टू आई जेड, वोल्टेज, ये वोल्टेज V इक्वल्स टू आई जेड। V तुमको दिया गया है 230 वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूला है ये है हमारे पास, तो भैया सेट करके देखते हैं। I हमें पता नहीं है, Z हमें निकालना पड़ेगा। Z कैसा निकलेगा, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ओनली इंडक्टर है तो यानी XL होगा, कल ही बताया था। XL कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, तो निकालते हैं। 2 पाई f 2 पाई 3.14 इंटू एफ 50 हर्ट्स इंटू एल 31.8 मिली हेनरी, 31.8 10 टू द पावर -3, ये है इसका जो आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 10 ओम के आसपास, 10 ओम, 10 ओम। एक्सेल की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 10 ओम। ये चीज याद रखना, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंपेडेंस सबकी यूनिट ओम ही होती है, ये बात को गांठ बांध लेना। R, X, Z एक चीज पेट होता है एकदम, सबकी यूनिट ओम है, ठीक है ना। तो एक्सेल तुम्हारा 10 ओम आ गया, यानी ये तुम्हारा आ गया 10 ओम, क्लियर हो गया। अब Z निकाल सकते हो। Z क्या है भाई, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R कितना है 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। Z की वैल्यू कितनी आ रही है, Z की वैल्यू आएगी 12.2 ओम, Z की वैल्यू है 12.2 ओम। आगे क्वेश्चन हम पेपर वगैरह पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमको आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर वगैरह से टाइम लगता है, इसलिए हम आंसर क्वेश्चन वगैरह खुद करके लाते हैं, ठीक है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम बुक से देख के या किसी पेपर से देख के कराते हैं, सिर्फ टाइम सेविंग के लिए ऐसा होता है। अगर रनिंग क्लास होती, अगर आप हमारे क्लास में बैठे होते तो ये सारे क्वेश्चन हम आपसे ही सॉल्व करवाते और आप खुद इसका आंसर निकाल कर बताते, ठीक है। तो अगर आप लोग को अपने आप को चेक भी करते रहना है, और ये भी चेक करिएगा सही है कि नहीं सही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है जब मैंने कैलकुलेट किया ये निकला हो, ह्यूमन एरर हो सकती है, किसी भी केस में हो सकती है, हर जगह अलाउ होता है। Z की वैल्यू आ गई, ठीक है। पहला आंसर, सर्किट करंट हमको निकालना है, तो भैया निकालो पहले सर्किट करंट। किसने मना किया, पहला निकाला हमने सर्किट करंट, यानी I इक्वल टू V बाई Z, इस वाले इक्वेशन से। I इक्वल टू V कितना था, V था हमारा कहाँ गया 230 वोल्ट, V है आपका 230 वोल्ट अपॉन Z कितना है 12.2, तो I इक्वल टू कितना होगा, I निकल कर आ रहा है 18.85 एम्पियर, 18.85 एम्पियर। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है भैया फेज एंगल। फेज एंगल क्या होगा, यानी एंगल फाई या थीटा, जो भी है, हम लोग थीटा मान के चल रहे हैं, थीटा मान के चलो। एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है R बाई Z। हमें थीटा चाहिए, थीटा फिर क्या होगा कॉस इनवर्स R बाई Z। R बाई Z में R की वैल्यू रख दो, R कितना दिया हुआ है इसमें 7 ओम, Z कितना दिया है 12.2 ओम। इसको सॉल्व करके कॉस इनवर्स ये आपके कैलकुलेटर से निकल जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर तुमने पहले ही निकाल लिया। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है, 7/12.2 करोगे पावर फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर आपका निकल कर आ रहा है
0.573 पावर फैक्टर है आपका ये। फोर्थ पॉइंट, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला वही, यानी P की बात कर रहे हैं। पावर कंज्यूम्ड क्या होगा? P = VI cos थीटा। V कितना है? 230। I कितना है? 18.85। cos थीटा कितना है? 0.573। तो आंसर आएगा आपका पावर कंज्यूम्ड 2484.2 वाट। 2484.2 वाट। ये है आपके 4 पॉइंट निकल के आ गए। बात समझ में आ गई आराम से? हाँ, V = I × R। हाँ ठीक है, बढ़िया, क्लियर, समझ में आ गई बात? वेल डन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां की जो वोल्टेज होती है, कुछ चीजें और पूछी जा सकती थी। हाँ, एक चीज और हम बता देते हैं इसमें। देखो, एंगल जब निकल के आता है ना, या पावर फैक्टर निकल कर आता है, तो ये पूछा जाता है कि लीडिंग है या लैगिंग है, यानी लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, लीडिंग है या लैगिंग है। हमने आपको अच्छी तरह से बताया था, अगर हमारे पास सर्किट ऐसा हो जिसमें रजिस्टर और इंडक्टर हो, अभी हमने कॉम्बिनेशन नहीं बताया ना, चलो फिर भी बता दे रहे हैं। अभी जस्ट अगला टॉपिक कॉम्बिनेशन नहीं बताएंगे, RL की, RC की और RLC का, तीनों कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है ना, देखो लीडिंग है या लैगिंग है, ये शब्द याद रखना, मैं जो बोलने जा रहा हूं करंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अगर करंट लीड कर रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो लीडिंग है। अगर करंट लैग कर रही है तो लैगिंग है। किससे लैग कर रही है? वोल्टेज से। किससे लीड कर रही है? वोल्टेज से। अगर करंट वोल्टेज से लीड कर रही है तो लीडिंग है, अगर लैग कर रही है तो लैगिंग है, और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं है। तो यहां पर इंडक्टिव है, और हमने आपको बताया था कि इंडक्टिव के केस में वोल्टेज लीड करती है, और कैपेसिटिव के केस में करंट लीड करता है, और रजिस्टिव के केस में कोई लीड नहीं करता। तो इसके केस में तो समझो कोई लीड नहीं करेगा। इंडक्टिव का जब केस आ जाएगा तो वोल्टेज लीड कर जाएगा। तो एक में कोई लीड नहीं कर रहा है, एक में वोल्टेज लीड कर रहा है। जब दोनों को जोड़ोगे तो वोल्टेज हल्का सा लीड किया हुआ रहेगा करंट से। करंट ना इसमें लीड कर रहा है ना इसमें लीड कर रहा है। तो जब वोल्टेज लीड किया हुआ रहेगा, तो हमने आपको अभी क्या बताया कि लीडिंग या लैगिंग करंट के हिसाब से डिसाइड होती है। करंट अगर लीड करेगा तो लीडिंग, लैग करेगा तो लैगिंग। तो बस इतना याद रखिए कि अगर सर्किट में हमारे L है तो हमेशा करंट लैगिंग होगा, और करंट अगर लैगिंग होगा तो एंगल भी लैगिंग होगा, पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा। और अगर इसी तरह से कैपेसिटिव है वैल्यू, तो करंट हमेशा लीडिंग होगा। अगर RL है यानी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है, तो करंट हमेशा लैगिंग होगा, तो एंगल और पावर फैक्टर दोनों लैगिंग निकलेंगे। अगर RC है तो करंट लीडिंग होगा, उस केस में ये एंगल और पावर फैक्टर दोनों लीडिंग निकलेंगे। और अगर तीनों है, RLC है, तो L और C में किसका प्रभाव ज्यादा होगा? अगर कैपेसिटिव प्रभाव ज्यादा होगा तो लीडिंग होगा, अगर इंडक्टिव प्रभाव ज्यादा होगा तो लैगिंग होगा। R में तो फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, जानते ही हो। तो फिलहाल यहां पर इंडक्टिव है तो ये लैगिंग होगा, और यहां पर भी लैगिंग होगा। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें आपको हर चीज आ जाएगी, देख लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।